हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा मेडिक्स यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है डायसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। तो डायसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट एक एंटीस्पाज्मोटिक मेडिसिन है जो स्टमक के अंदर जो स्पाज्म बनता है उसे रिलीफ करने के लिए, उसे प्रिवेंट करने के लिए और पेन को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो खास करके स्मूथ मसल्स होते हैं हमारे इंटेस्टाइन के या फिर इंटेस्टाइन के जो वॉल्स होते हैं वहाँ पे अगर पेन है, क्रैम्प्स है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए डायसाइक्लोमिन का यूज़ किया जाता है। और जो आपके डॉक्टर्स होते हैं वो अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ डायसाइक्लोमिन का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें जो फेमस कॉम्बिनेशन है उसमें डायसाइक्लोमिन विथ मेफेनिक एसिड, डायसाइक्लोमाइन विथ पैरासीटामोल, डायसाइक्लोमाइन विथ ट्रामाडोल। तो ये कुछ जनरल कॉम्बिनेशन है जो डॉक्टर्स अपने प्रिस्क्रिप्शन में यूज़ करते हैं। और अगर हम डायसाइक्लोमाइन के यूज़ के बारे में हम अगर बात करें, क्योंकि हम अभी कॉम्बिनेशन की नहीं, ओनली डायसाइक्लोमाइन के बारे में बात करेंगे। तो डायसाइक्लोमाइन जो है उसके यूज़ की अगर हम बात करें तो डायसाइक्लोमाइन को डायसाइक्लोवेरिन के नाम से भी बुलाया जाता है, अल्सो नोन एज डायसाइक्लोवेरिन। अगर आप डायसाइक्लोवेरिन भी पढ़ते हैं तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए, वो भी डायसाइक्लोमाइन ही है। तो ये जो यूज़ किया जाता है वो स्पाज्म के कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं, हमने अभी बात की थी। तो आईबीएस की जो कंडीशन होती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स की जो कंडीशन होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोलाइटिस कंडीशन, उन सारे कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसी के साथ डिस्मेनोरिया भी जो कंडीशन है, डिस्मेनोरिया एक टर्म है जो पेनफुल पीरियड्स की जो कंडीशन होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो उस कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। और हमेशा जो मतलब पीरियड्स की जो कंडीशन होती है उसमें हमेशा लोअर डोज में यूज़ करना है, मतलब डेली की एक टैबलेट लेना है। तो ये जो क्रैम्प्स होते हैं उसको रिड्यूस करने का काम करती है। उसी के साथ जो स्टमक पेन होता है उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। और जो कॉलिकी पेन होता है, जो इंटेस्टिनल जो मसल स्पाज्म होते हैं उस वजह से जो कॉलिकी पेन होता है, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। आईबीएस के बारे में हमने देखा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में, इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम के कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। और इसे इंटेक मतलब टैबलेट फॉर्म में इंटेक कर सकते हैं, ओरली माउथ से ले सकते हैं, और अगर इंजेक्टेबल फॉर्म में है तो मसल के द्वारा इसे दिया जाता है। अगर हम देखें कि कौन कौन से फॉर्म में हमें डायसाइक्लोमिन देखने को मिलता है, तो डायसाइक्लोमिन टैबलेट के फॉर्म में भी मिलता है, डायसाइक्लोमिन के इंजेक्शंस भी मिलते हैं जो आईएम रूट से हमें लेने हैं, डायसाइक्लोमाइन के सस्पेंशन भी मिलते हैं, डायसाइक्लोमाइन के ड्रॉप फॉर्म भी मिलते हैं जो बच्चों में यूज़ किया जाता है। और सबसे ज़रूरी बात कि प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन है, तो डॉक्टर के सलाह के सिवा ये मेडिसिन नहीं लेनी है। अब देखिए, मेडिसिन है डायसाइक्लोमाइन, अगर उसके साइड इफ़ेक्ट्स की हम अगर बात करें कुछ, तो अगर हम उसे ज़्यादा प्रमाण में, अगर दिन में जैसे 1 या 2 टैबलेट लेने को कही है डॉक्टर ने, अगर हमने 3 ले लिए, 4 लिए, तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। या फिर अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है डायसाइक्लोमाइन की वजह से, तो उन कंडीशन में भी उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो यहाँ पे हम कुछ बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे डायसाइक्लोमाइन के। तो जिसमें जो एक सबसे पहला है कि ड्राई माउथ हो जाएगा, ब्लर विजन हो जाएगा, डबल विजन हो जाएगा पेशेंट को, स्टमक पेन हो जाएगा, अगर एक्सेसिव मात्रा में लेते हैं तो डबल स्टमक पेन भी हो जाता है, स्टमक अपसेट रहेगा, लॉस ऑफ एपेटाइटिस मतलब भूख नहीं लगेगी, डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन मतलब पेशाब में तकलीफ हो सकती है, वॉमिटिंग जैसा फील हो सकता है, कुछ कुछ पेशेंट में टिंगलिंग जैसा हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, हेडेक सर दर्द कर सकता है, वीकनेस लग सकती है, ड्राउजीनेस जैसा फील होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। बहुत सी कंडीशन में हम आईबीएस कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन भी आ जाती है और गैस ऑफ ब्लॉटिंग हो सकती है। तो ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स है। अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में हम कुछ जानते हैं कि कौन से पेशेंट्स में ये मेडिकेशन नहीं देनी चाहिए या कौन से मरीजों को ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मायस्थेनिया ग्रेविस के जो पेशेंट होते हैं, मतलब कि स्केलेटल मसल डिसऑर्डर की जिसे तकलीफ है, तो उन पेशेंट में ये मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। और उसी के साथ चेंज इन सलाइवा सिक्रेशन, मतलब कि जिनको ऑलरेडी सलाइवा का सिक्रेशन कम है या फिर कम ज़्यादा होता रहता है, तो उन पेशेंट में भी ये मेडिसिन नहीं देनी चाहिए।
और उसी के साथ क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, मतलब ग्लूकोमा के पेशेंट में भी डायसाइक्लोमिन नहीं देनी है। उसी के साथ ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम है तो नहीं देनी है। कॉर्नरी आर्टरी डिसीज कंडीशन में नहीं देनी है। क्रोनिक लंग डिसीज में हमें ये नहीं देनी है। हाई ब्लड प्रेशर रहता है अगर किसी पेशेंट का और वह बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहता है तो उस पेशेंट को भी ये मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। और मेंटल प्रॉब्लम, जिन पेशेंट को मेंटल प्रॉब्लम्स है उन्हें भी ये मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। अगर इसके ड्रग इंटरेक्शन के बारे में हम जाने, मतलब ड्रग इंटरेक्शन मतलब समझो आप डायसाइक्लोमिन भी ले रहे हैं, उसी के साथ कुछ और मेडिसिन भी ले रहे हैं, तो कौन सी मेडिसिन हमें इसके साथ नहीं लेने हैं। तो सबसे पहले जो है वो लेवोडोपा है। लेवोडोपा के साथ हमें ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसका रीज़न है कि जो लेवोडोपा का एब्जॉर्प्शन है तो वो कम कर देगा, तो उसका प्रॉपर वर्क हमें मिलेगा नहीं। तो इस वजह से लियोडोपा के साथ भी हमें ये मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। उसी के साथ जो कुछ एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं जैसे कीटाकोनाजोल हो गया, इट्राकोनाजोल हो गया, तो उसके साथ भी हमें ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसके साथ भी अगर लेंगे तो उसको भी वो टैपर डाउन कर देगा उसके वर्क को। तो उसी के साथ डिगॉक्सिन की जो कंडीशन है उसमें भी हमें ये नहीं लेना चाहिए। और अगर आपको डायसाइक्लोमिन लेनी ही है कोई एंटीफंगल मेडिसिन के साथ, तो आपको जो एंटीफंगल मेडिसिन है तो एटलीस्ट वो 2 घंटे पहले, मतलब बिफोर 2 आवर्स लेनी चाहिए। मतलब कि समझो अगर आप डायसाइक्लोमिन 12 बजे ले रहे हैं तो मॉर्निंग के 10 बजे आपको एंटीफंगल मेडिसिन ले लेनी चाहिए। तो ये था कंप्लीट लेक्चर डायसाइक्लोमिन टैबलेट के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।